प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग डिप्टी कलेक्टरी नामक कहानी को आगे पढ़ते हैं। लेकिन वह कुछ देर तक वहीं सिर झुकाकर इस तरह खड़े रहे जैसे कोई भूली बात याद कर रहे हों। फिर वह चौंक पड़े और अचानक उन्होंने तेजी से चलना शुरू कर दिया। उनके मुंह से धीमे स्वर में तेजी से शिव शिव निकल रहा था। 8-10 गज आगे बढ़ने पर उन्होंने चाल और तेज कर दी, पर शीघ्र ही बेहद थक गए और एक नीम के पेड़ के नीचे खड़े होकर हांफने लगे। 4-5 मिनट सुस्ताने के बाद उन्होंने फिर चलना शुरू कर दिया। वह छड़ी को उठाते गिराते, छाती पर सिर गाढ़े तथा शिव शिव का जाप करते हवा के हल्के झोंके से धीरे धीरे टेढ़े तिरछे उड़ने वाले सूखे पत्ते की भांति डगमग डगमग चले जा रहे थे। कुछ लोगों ने उनको नमस्ते किया तो उन्होंने देखा नहीं, और कुछ लोगों ने उनको देखकर मुस्कुराकर आपस में आलोचना प्रत्यालोचना शुरू कर दी। तब भी उन्होंने कुछ नहीं देखा। लोगों ने संतोष से, सहानुभूति से तथा अफसोस से देखा, पर उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। उनको बस एक ही धुन थी कि वह किसी तरह घर पहुंच जाएं। घर पहुंचकर वह अपने कमरे में चारपाई पर धम से बैठ गए। उनके मुंह से केवल इतना ही निकला, नारायण की अम्मा। सारे घर में मुर्दनी छाई हुई थी। छोटे से आंगन में गंदा पानी, मिट्टी, बाहर से उड़कर आए हुए सूखे पत्ते तथा गंदे कागज पड़े थे और नावदान से दुर्गंध आ रही थी। ओसारे में पड़ी पुरानी बसखट पर बहुत से गंदे कपड़े पड़े थे और रसोई घर से उस वक्त भी धुआं उठ उठकर सारे घर की सांस को घोट रहा था। कहीं कोई खटर पटर नहीं हो रही थी और मालूम होता था कि घर में कोई है ही नहीं। शीघ्र ही जमुना ना मालूम किधर से निकलकर कमरे में आई और पति को देखते ही उसने घबराकर पूछा, तबीयत तो ठीक है? शकलदीप बाबू ने झुंझलाकर उत्तर दिया, मुझे क्या हुआ है जी? पहले यह बताओ, नारायण जी कहाँ हैं? जमुना ने बाहर के कमरे की ओर संकेत करते हुए बताया, उसी में पड़े हैं, ना कुछ बोलते हैं और ना कुछ सुनते हैं। मैं पास गई तो गुमसुम बने रहे। मैं तो डर गई हूँ। शकलदीप बाबू ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया, अरे कुछ नहीं, सब कल्याण होगा, चिंता की कोई बात नहीं। पहले यह तो बताओ, बबुआ को तुमने कभी यह तो नहीं बताया था कि उनकी फीस तथा खाने पीने के लिए मैंने 600 रुपये कर्ज लिए हैं? मैंने तुमको मना कर दिया था कि ऐसा किसी भी सूरत में ना करना। जमुना ने कहा, मैं ऐसी बेवकूफ़ थोड़ी हूँ। लड़के ने 1-2 बार खोद खोद कर पूछा था कि इतने रुपए कहाँ से आते हैं। एक बार तो उसने यहाँ तक कहा था कि यह फल मेवा और दूध बंद कर दो, बाबूजी बेकार में इतनी फिजूल खर्ची कर रहे हैं। पर मैंने कह दिया कि तुमको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, तुम बिना किसी चिंता के मेहनत करो, बाबूजी को इधर बहुत मुकदमे मिल रहे हैं। शकलदीप बाबू बच्चे की तरह खुश होते हुए बोले, बहुत अच्छा, कोई चिंता की बात नहीं, भगवान सब कल्याण करेंगे। बबुआ कमरे ही में है ना? जमुना ने स्वीकृति से सिर हिला दिया। शकलदीप बाबू मुस्कुराते हुए उठे। उनका चेहरा पतला पड़ गया था, आंखें धंस गई थी और मुख पर मूछें झाड़ू की भांति फरक रही थी। वह जमुना से यह कहकर कि तुम अपना काम देखो, मैं अभी आया, कदम को दबाते हुए बाहर के कमरे की ओर बढ़े। उनके पैर कांप रहे थे और उनका सारा शरीर कांप रहा था। उनकी सांस गले में अटक अटक जा रही थी। उन्होंने पहले ओसारे ही में से सिर बढ़ाकर कमरे में झांका। बाहर वाला दरवाज़ा और खिड़कियां बंद थी। परिणाम स्वरूप कमरे में अंधेरा था। पहले तो कुछ न दिखाई पड़ा और उनका हृदय धक धक करने लगा, लेकिन उन्होंने थोड़ा और आगे बढ़कर गौर से देखा तो चारपाई पर कोई व्यक्ति छाती पर दोनों हाथ बांधे चित पड़ा था। वह नारायण ही था। वह धीरे से चोर की भांति पैरों को दबाकर कमरे के अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर अस्वाभाविक विश्वास की मुस्कुराहट थिरक रही थी। वह मेज के पास पहुंचकर चुपचाप खड़े हो गए और अंधेरे ही में किताब उलटने पुलटने लगे। लगभग 1.5-2 मिनट तक वहीं उसी तरह खड़े रहने पर वह सराहनीय फुर्ती से घूमकर नीचे बैठ गए और खिसक कर चारपाई के पास चले गए और चारपाई के नीचे झांक झांक कर देखने लगे जैसे कोई चीज खोज रहे हों। तत्पश्चात पास में रखी नारायण की चप्पल को उठा लिया और 1-2 क्षण उसको उलटने पुलटने के पश्चात उसको धीरे से वहीं रख दिया। अंत में वह सांस रोककर धीरे धीरे इस तरह उठने लगे जैसे कोई चीज़ खोजने आए थे, लेकिन उसमें असफल होकर चुपचाप वापस लौट रहे हों।
खड़े होते समय वह अपना सिर नारायण के मुख के निकट ले गए और उन्होंने नारायण को आंखें फाड़ फाड़ कर गौर से देखा। उसकी आंखें बंद थी और वह चुपचाप पड़ा हुआ था, लेकिन किसी प्रकार की आहट, किसी प्रकार का शब्द नहीं सुनाई दे रहा था। शकलदीप बाबू एकदम डर गए और उन्होंने कांपते हृदय से अपना बायां कान नारायण के मुख के बिल्कुल नजदीक कर दिया और उस समय उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने अपने लड़के की सांस को नियमित रूप से चलते पाया। वह चुपचाप जिस तरह आए थे उसी तरह बाहर निकल गए। पता नहीं कब से जमुना दरवाजे पर खड़ी चिंता के साथ भीतर झांक रही थी। उसने पति का मुख देखा और घबराकर पूछा, क्या बात है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे बड़ा डर लग रहा है। शकलदीप बाबू ने इशारे से उसको बोलने से मना किया और फिर उसको संकेत से बुलाते हुए अपने कमरे में चले गए। जमुना ने कमरे में पहुंचकर पति को चिंतित एवं उत्सुक दृष्टि से देखा। शकलदीप बाबू ने गदगद स्वर में कहा, बबुआ सो रहे हैं। वह आगे कुछ न बोल सके, उनकी आंखें भर आई थी। वह दूसरी ओर देखने लगे। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।